नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज आपको हिंदी साहित्य परिचय की क्लास में मॉडल पेपर हिंदी का मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हल करवाया जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खंड काव्य की परिभाषा है। क्या है? विकल्प ए, किसी आदर्श पुरुष के जीवन के एक विशिष्ट अंश की मार्मिक कथा प्रस्तुति, किसी आदर्श पुरुष के संपूर्ण जीवन की कथा प्रस्तुति, किसी पुरुष के जीवन की काल्पनिक गद्य रचना, एक पूर्ण नाटकीय रचना जिसमें मानव के किसी पक्ष की अभिव्यक्ति हो। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? इसका विकल्प दोस्तों ए सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्या? किसी आदर्श पुरुष के जीवन के विशिष्ट अंग की मार्मिक प्रस्तुति। विकल्प ए सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? संसद के किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या विकल्प कह रहा है। अनुच्छेद 120, 210 और 343, 344। चलिए इसका आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर दोस्तों आ जाएगा अनुच्छेद 120। चलिए संसद की धारा 120 के अनुसार हिंदी संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। 210 में क्या कह रहा है? विधानमंडल की भाषा, राज्यों के विधान मंडल की भाषा। 343 क्या कह रहा है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसमें 143 मतलब राजभाषा के बारे में बात कर रहा है, राजभाषा। और 144 क्या कह रहा है? राजभाषा आयोग, राजभाषा आयोग के बारे में बात करेगा। चलिए दोस्तों 3 हो गए। क्या कह रहा है? संविधान के किस धारा के अनुसार संसद का कार्य हिंदी अंग्रेजी में होगा? तो 120। 210 विधानमंडल की भाषा, 243 राजभाषा मतलब संघ की भाषा राजभाषा होगी, लिपि देवनागरी होगी और अंक भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और 144 क्या कह रहा है? राजभाषा आयोग। पंकज शब्द किस शब्द के तहत आएगा? देखिए पहले पंकज का विच्छेद करते हैं। पंकज का विच्छेद होगा पंक धन अज, पंक धन अज, पंकज। चलिए पंकज शब्द किस रूढ़ रूढ़ नहीं है, निरर्थक भी नहीं है, अर्थ होता यौगिक नहीं है, योग रूढ़ है। क्या? इन दोनों के योग से बना है। योग रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार में समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ले आते हैं। ठीक है। पंकज का मतलब होता है कमल। छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, इसका सही अनुवाद होगा। देखिए क्या होगा? छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी, तो छात्र ने तो कर्ता ने यानी प्रथम वचन, प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है। कर्ता ने यानी छात्रः। ठीक है। द्वय क्या हो जाएगा? छात्रा 2। ठीक। इसके बाद पुस्तकें खरीदे। देखो राम रामो राम तो पुस्तकम पुस्तको और पुस्तकः तो पुस्तको। क्या आ जाएगा? पुस्तको। ठीक है। छात्रा द्वय पुस्तकों क्रीता। क्या आ जाएगा? छात्रा द्वय पुस्तकों क्रीता यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी। छात्रा द्वय 2 पुस्तकें, तो 2 का द्वय और पुस्तकों का मतलब क्या हो जाएगा? पुस्तक, पुस्तक यानी द्वितीय द्वितीय वचन आ जाएगा। चलिए दोस्तों याच धातो केवल योगे केवल
कारकम उक्तम एकमेव। 5 नंबर क्या कह रहा है, याच धातु में योग में कर्म कारक का प्रयोग होता है। अकथितम च सूत्र से 16 द्विकर्मक धातुओं के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। चलिए देखते हैं। याग धातु है केवल कारकम उक्तमेव। याच धातु से कौन सा कारक होता है, तो अपादान नहीं होगा, अपादान तो बिल्कुल नहीं होगा। याच धातु अधिकरण भी नहीं होगा, कर्ता भी नहीं होगा, कर्म होगा। क्या होगा, कर्म होगा। याच धातु के योग से कर्म कारक का प्रयोग होता है। सूत्र लगता है अकथितम च। सूत्र कौन लगेगा, अकथितम चा। कौन सा लगेगा, अकथितम चा सूत्र से 16 द्विकर्मक युगाओं धातुओं के योग में द्वितीय विभक्त होती है। याच धातु का उदाहरण है बलि याचते वसुधाम। ठीक है, तो याच क्या होगा, कर्म। याच मतलब होता मांगना। याच धातु के योग से क्या बनेगा, खाली कर्म बनेगा। चलिए, यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति का विधायक है। 6 नंबर क्या कह रहा है, यतश्च निर्धारणम किस विभक्ति का विधायक है। तो क्या कह रहा है, अर्थ क्या कह रहा है, जब समूह में किसी की तुलना की जाए। ठीक है, यतश्च प्रथमा विभक्ति, तृतीया पंचमी सप्तमी, षष्ठी सप्तमी और चतुर्थी द्वितीया। तो इसके रूप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यतश्च निर्धारणम में आ जाएगा सप्तमी और षष्ठी। क्या हो जाएगा, सप्तमी और षष्ठी। क्या होता है, जब किसी समूह में तुलना की जाए तो वहाँ सप्तमी और षष्ठी हो जाएगी। तुलना करने पर क्या होता है, सप्तमी षष्ठी आ जाएगी। अगला, पठ धातु परमस्पदी पर। ठीक है, इसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहले इसके पूरे रूप देख लेते हैं। क्या हो जाए, पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। फिर हमें करना क्या है, प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तम पुरुष एक वचन, फिर पठिष्यसि, पठिष्यथः, फिर पठिष्यथ, फिर पठिष्याओ, पठिष्याम, पठिष्यामः, यानी विकल्प सी बी सही हो जाएगा। पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्याओ, पठिष्याम, पठिष्यामः, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा, विकल्प सी। अगला क्या कह रहा है, सहसा विदितीत न क्रियाम, यानी सहसा क्रिया नामक इस सूक्ति से युक्त रचनाएं। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न, देखते हैं कौन सी है। सहसा विदितीत न क्रियाम, ये किरातार्जुनीयम ने लिखी है। किरातार्जुनीयम कहाँ की, भारवी की संकलन है। कहाँ की, भारवी की, बहुत प्रसिद्ध युक्ति है। तो शिशुपाल वधम नहीं है, नैसा चरितम नहीं है, नीचे वाला नहीं है, क्या है, किरातार्जुनीयम। किसने लिखी है, ये भास का ग्रंथ है। सहसा विदितीत न क्रियाम, यानी सहसा कुछ नहीं होता है, अचानक से, सब कुछ धीरे धीरे होता है। अगला दोस्तों, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ ने किन 3 गुणों से विभूषित किए जाते हैं। काव्य देखो, उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम, दंडिना पदि लालित्यम, मांगे संति त्रियो गुरम, यानी कौन सा अर्थ, उपमा कौन सा है,
दोस्तों उपमा कालिदास का, अर्थ गौरव के लिए भारवी और पद लालित्य के लिए दंडी, लेकिन इन तीनों के लिए कौन है? महाकवि माघ। तीनों के लिए कौन है? माघ। चलिए, वह स्त्री जो दूसरा विवाह कर ले, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अद्युड़ा, परित्यक्ता, अनुड़ा और खंडिता। तो 10 नंबर क्या आ जाएगा? 10 नंबर आ जाएगा वह स्त्री जिसका दूसरा पति विवाह कर ले, क्या आ जाएगा? अद्युड़ा। परित्यक्ता जिसको जो है कोई छोड़ दे, वह स्त्री जिसके पति ने छोड़ दिया। खंडिता होती है वह स्त्री जिसका पति रात में किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रातः उसके पास आता है, उसे हम खंडिता कहते हैं। अनुड़ा किसे कहते हैं? नई स्त्री को क्या बोलते हैं? नई स्त्री को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए दोस्तों, मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि कार्य संपादित करने मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो कार्य संपादित करने वालों की सूची देता है। नहीं, कारक यह नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम के कार्यवाची प्रकार को बताती, ये भी नहीं है। दूसरा विकल्प नहीं है। उद्देश्य और विधेय, ये भी नहीं सही। संज्ञा और सर्वनाम पद का क्रियापद से संबंध व्यक्त करते हैं। कारक क्या कहलाता है? संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध जो व्यक्त करे वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। कितने होते हैं कारक? टोटल 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को तृतीयकरण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध काकी के अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे। संबंध में काकी के मामी में भी आएगा। दोस्तों अगला भाषा वैज्ञानिक की दृष्टि से भाषा की परिभाषा है। क्या कहलाता है भाषा की परिभाषा? भाषा मानव मुख्य ध्वन्यांगों से निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों के सुशृंखलित वाक्यों द्वारा विचार विनिमय का माध्यम है। प्राणियों को परस्पर विचार विनिमय में जिसका सहारा लिया जाता हो, सभ्य समाज के मान्यता के अनुरूप विशुद्ध शब्दावली पर वार्तालाप का संसाधन बनाई जाती हो। बोलने, चालने, लिखने, पढ़ने, प्रशिक्षण, कार्यालयी, न्यायाधीश की भाषा का समुचित प्रयोग हो। तो भाषा क्या है? विकल्प ए सही हो जाएगा। ये भाषा मानव मुख्य ध्वन्यांगों को निश्चित सामाजिक स्वीकृति प्राप्त सार्थक पदों की श्रृंखला द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। अगला दोस्तों, आप किस कथन को असंगत मानते हैं? एक भाषा के साहित्य को विश्व के दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाने में अनुवाद का कार्य करता है। अनुवाद के संसार में माध्यम से संसार का समस्त ज्ञान और साहित्य हमारे पास आ जाता है। अनुवाद में अनु का अर्थ होता है पहले लिखना, वाद का अर्थ बाद में लिख देना। ठीक है। एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को दूसरी भाषा में रूपांतरित करना क्या कहलाता है? अनुवाद कहलाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? कौन सा असंगत है? तो असंगत ये है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बाकी सारे संगत हैं, सही है अनुवाद के रूप में। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण कौन करता है? पारिभाषिक भाषा वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, कवि और साहित्यकार और समाज। तो पारिभाषिक शब्दावली का भाषा वैज्ञानिक। अगला, किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। 15 नंबर क्या कह रहा है? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा को कहते हैं क्या बोलते हैं? उपबोली। क्या बोलते हैं? बोली या उपबोली या उपभाषा। जैसे अवधी, मगही, ब्रजभाषा, ये उपभाषा है। भोजपुरी। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है? ब्राह्मण, पैशाची, मागधी और अर्धमागधी। किस भाषा से माना गया है? सिंधी बोली ब्राह्मण से मानी गई। किससे मानी गई? ब्राह्मण से। अगला दोस्तों, जिस धर्म साध्य को आधार मानकर उपमेय और उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे क्या कहते हैं?
तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं? साधारण धर्म, वाचक धर्म, उपमेय और उपमान। विकल्प ए सही हो जाएगा, साधारण धर्म। अगला क्या कह रहा है? काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं है शब्द तत्व, अलंकार तत्व, अर्थ तत्व, भाव तत्व। 18 क्या हो जाएगा? अलंकार तत्व, बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, इनमें से अलंकारों की परिभाषा और लक्षण से संबंधित कौन सा कथन नहीं सही नहीं है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला क्या कह रहा है? जहाँ उपमेय में, ये तो सही हो गया परिभाषा, ये तो करेक्ट है। फिर क्या कह रहा है? जहाँ उपमा में रंग गुण आदि की समानता के द्वारा दो वस्तुओं की तुलना की जाती है उपमा में, ये भी सही है, ये भी सही है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं, ये भी सही है दोस्तों। तो विकल्प डी क्या कह रहा है? जहाँ उपमान में उपमेय का आरोप की जाए वहाँ नहीं, जहाँ उपमान में उपमेय का आरोप किया जाए तो वहाँ पर रूपक अलंकार हो। कौन सा अलंकार? संदेह नहीं होता, रूपक होता है, यानी ये गलत हो गया, रूपक होता है। तो ये विकल्प सी सही है। बाकी ये हमारे तीनों वाक्य, तीनों परिभाषा उपमेय, उपमान और उत्प्रेक्षा की परिभाषा सही दी हुई है। अगला दोस्तों देखते हैं। पीयूषों कहो संदेशड़ा रे भौगा रे भौरा रे काग, सो धनि बिरहे जाय मोहि तेहिक धुआं हम लाग। ये कौन सा है? ये 20 नंबर का क्या कह रहा है? यह दोहा छंद है। कौन सा है? दोहा छंद, इसका जोड़ लेना, ये दोहा छंद है। कौन सा है? दोहा छंद है ये, हम पद्मावती का लिया हुआ है दोहा छंद। इसमें प्रथम में 13-13, बाद में 11-11 मात्राएं होती है और अंत में क्या होगा? लघु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लघु हो जाएगा। ठीक है। अगला, साधारणीकरण में कहा गया है यह वाक्य भावात्मकम साधारणीकरण निम्नलिखित में, भावात्मकम साधारणीकरण निम्नलिखित में यह कथन किस आचार्य का है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भावात्मकम साधारणीकरण, भावात्मकम भट्टनायक, भावात्मकम भट्टनायक कथन किसका है? भट्टनायक जी का है। अगला दोस्तों प्रश्न 22 नंबर क्या कह रहा है? तोता डाली पर बैठा है, डाली पर बैठा है। तो फिर से जल्द कर्ता ने कर्म को तृतीयकरण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध काकी के और रारी रे सम और अधिकरण में पर। तो इसका क्या आ जाएगा? अधिकरण। क्या आ जाएगा? अधिकरण। अगला, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है व्यंजन विपर्यय का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, व्यंजन आगमन का। तो 23 का क्या हो जाएगा? 23 का ए सही हो जाएगा, व्यंजन विपर्यय। अगला दोस्तों, कंकण कणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, चुंबन मधुमय चुंबन का तरताएं आज मुख को सता रही। निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दोष है? देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि काल दोष नहीं, ये तो सही है, काल दोष तो नहीं है। वचन दोष सब सारे वचन में, लिंग दोष देखें जरा, लिंग दोष भी सही है। अब क्या कह रहा है? चौथा, च्युत संस्कृति दोष। च्युत संस्कृति दोष में जो सर्वदा रस के अपकर्षक होते हैं और व्याकरण दृष्टि से अशुद्ध पदों का प्रयोग। देखिए व्याकरण दृष्टि से आज न मुख को सता रहे, ये ठीक है। इसके बाद जो व्याकरण दृष्टि से अगर अशुद्ध पदों का योग हो रहा है तो वहाँ च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? च्युत संस्कृति दोष कहलाता है। इसमें च्युत संस्कृत होता है, संस्कृत। अगर व्याकरण का दोष है तो च्युत संस्कृतादि दोष बोलते हैं। अगला दोस्तों,
वक्रोक्ति वक्ता के कंठ पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? चलिए दोस्तों, वक्ता के अगर कंठ पर आश्रित हो, तो वक्ता के कंठ पर आश्रित हो तो उसको क्या कहा जाता है? काकू वक्रोक्ति। क्या बोलते हैं? काकू वक्रोक्ति। अगला, चिरंजीव जोरे ये है, तरु रिपुधर देख के बिरहिन तय अकुलाय। तरुधर, तरु रिपुधर देख के बिरहिन ते अकुलाय। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा चित्त संस्कृत यानी व्याकरण तो सब सही है। न्यून पद सारे पद हैं, अधिक पद तो वो भी नहीं, क्लिष्टत्व तो दोष आ जाएगा। क्या है इसमें? क्लिष्ट है। ये अर्थ कोट तरुरिपु यानी तरुरिप कौन होता? अग्नि, ठीक है। और रिपुधर, रिपुधर मतलब, और अग्नि का शत्रु कौन? जल। तो जल, अग्नि और जल को देखकर स्त्री विरहिण, स्त्री मन में बहुत अकुला जाते। तरुरिप रिपुधर यानी जल को देखकर क्लिष्ट पद बना दिया उन्होंने। क्या बना दिया? क्लिष्ट पद बना दिया। किसमें कौन सा दोष हो जाएगा? क्लिष्टत्व दोष हो जाएगा। भरत मुनि ने कितने दोष माने हैं? भरत मुनि ने 8 दोष माने हैं। कितने दोष माने? 8। अच्छा दोस्तों, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में कौन सा काव्य गुण है? 27। क्या कह रहा है? मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर मारो साचो प्रीतम, देखत रूप लुभाऊं। इस पद में माधुर्य ओज प्रसाद, तो कौन सा दोस्तों गुण है? इसमें ए सही हो जाएगा, माधुर्य गुण है। कौन सा सही है? ए सही हो जाएगा, माधुर्य गुण। व्यंग जीव में कवित है, अर्थ शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काव्य है, वर्णे काव्य प्रसंग। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है? उक्त कथन ये प्रताप शाही का है, प्रताप शाही का है। इसमें क्या लिखा है? अच्छा यही पूछ रहा, उक्त कथन किस आचार्य का है? तो मम्मट का नहीं है, आचार्य भिखारी दास का नहीं, कुलपति का नहीं, प्रताप शाही का है। अच्छा, भिखारी दास का रस व्यक्ति परिपक्वता जाने रसिक न और। कुलपति मिश्र ने क्या कहा है? कुलपति मिश्र ने कहा है, होत कवित्व में चतुराई, जगत राम बस होई। चलिए, ध्वनि सिद्धांत के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि में 2 भेद माने जाते हैं, लक्षणामूलक, व्यंजनामूलक। ठीक है, सही नहीं पूछना है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? लक्षणा के को अविवक्षित वाच्य ध्वनि भी कहते हैं। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद माने जाते हैं। ठीक है, तिरस्कृत अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि लक्षणा ध्वनि का ही भेद है। देखिए दोस्तों, ध्वनि के 3 भेद माने जाते हैं। किसके कितने भेद माने जाते हैं? 3। वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि। कौन से ध्वनि माने जाते हैं? वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, और ये आनंद वर्धन जी ने किया था इसका विभेद। 3 भेद मान, 2 भेद नहीं, लक्षणामूलक व्यंजनामूलक नहीं। आनंद वर्धन ने क्या किया था? वस्तु ध्वनि, वस्तु, फिर दूसरा क्या किया था? अलंकार और रस और अलंकार। 3 भेद माने थे, वस्तु ध्वनि, रस ध्वनि और अलंकार ध्वनि। 3 भेद माने थे। तो इसका विकल्प क्या गलत हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों क्या कह रहा है? 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावला कृति पुनः ज्ञापी, यह किसका है? तो यह कथन पंडित जगन्नाथ का नहीं है, दंडी का भी नहीं है,
महिम भट्ट का नहीं, ये मम्मट जी का है। किसका है? मम्मट जी का। तद 200 शब्दार्थो सगुणावलंकृत पुनः क्यापी, ये किसका कथन है? मम्मट का कथन है। कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है दोस्तों? कविता मनुष्यों को स्वास्थ्य घेरे से ऊपर उठाती है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका? तो रामचंद्र शुक्ल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य पत्रिका द्वारा प्रकाशित सम्मेलन पत्रिका के भारतीय अंग में निम्नलिखित में अतिथि संपादक कौन थे? साहित्य पत्रिका के भारतीय अंग के संपादक कौन थे? तो कौन थे? ये नहीं थे, ये नहीं थे, ये नहीं थे। कौन से थे? हीरा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे। इन्होंने सैनिक, विशाल बारक, प्रतीक पत्रिकाओं का भी संपादन किया है और इन्होंने सम्मेलन पत्रिका प्रकाशित में भारतीय अंक का संपादन किसने किया था? भारतीय हरिश्चंद्र जी ने किया था। अगला दोस्तों 33 नंबर क्या कह रहा है? ध्यान से बड़े। जमाना में हम आत्मकथा के रचनाकार कौन हैं? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की नहीं है। कस्तूरी कुंडल बड़े, भीतर गुड़िया भीतर। ठीक है, ये तो नहीं है। अगला क्या है? मन्नू भंडारी तो नहीं है। इसमें कौन है? मन्नू भंडारी की दो हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतर गुड़िया। फिर अगला क्या है? निर्मला जैन, यही सही हो जाएगा। निर्मला जैन जी की जमाने में हम। अगला दोस्तों क्या कहते? लगता नहीं है दिल मेरा किसकी आत्मकथा? राम नरेश त्रिपाठी, कृष्णा अग्निहोत्री, रामदरस मिश्र, मन्नू भंडारी। 34 का बी कृष्णा अग्निहोत्री जी की है। यात्रा साहित्य से संबद्ध रचनाओं, निम्नलिखित रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए और चुने गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। क्या कह रहा है? बहुत अच्छी बात है प्रश्न। कितना कितना अकेला आकाश, ये कविता नरेश मेहता जी की। किसकी है? नरेश मेहता जी, यानी ये सही हो जाएगा नरेश मेहता। जहाँ फवारे लहू रोते हैं, जहाँ फवारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा जी की है। आंखों देखा पाकिस्तान, कमलेश्वर की है। अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी की है। अच्छा, एक ये छोड़ गया। रमेश चंद्र शाह की एक लंबी छां लिख लीजिए। एक लंबी छां, ये किसकी है? रमेश चंद्र शाह के। तो क्या हो जाएगा? ए का चौथा, फिर बी का पहला, सी का दूसरा। बी का पहला, सी का दूसरा, ए का चौथा, यानी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा। यही विकल्प ए सही हो जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं। लंका यात्रा का विवरण के लेखक कौन हैं? 36वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? लंका यात्रा का विवरण के लेखक कौन हैं? तो ये ठाकुर गदाधर सिंह। ठाकुर गदाधर सिंह नहीं है। गोपाल राम गहमरी हैं। गहमरी जी हैं। लंका यात्रा का विवरण गोपाल राम गहमरी। तो इसका विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक किसका लिखी यात्रा वृत्तांत है? 37 नंबर क्या कह रहा है? ये डॉक्टर नगेंद्र का है। तंत्रलोक से यंत्रलोक तक डॉक्टर नगेंद्र का यात्रा वृत्तांत है। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन परंपरा प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं शिवदान सिंह चौहान, रांगिया राघव, प्रभाकर माचवे, निर्मल वर्मा। 38 का कौन सा होगा? रिपोर्टाज किसने लिखा था? तो हिंदी में रिपोर्टाज लिखने का सबसे पहला प्रारंभ के शिवदान सिंह चौहान को जाता है। किसको जाता है? शिवदान सिंह चौहान। इन्होंने लिखा था लक्ष्मीपुरा। क्या लिखा था? लक्ष्मीपुरा। लक्ष्मीपुरा ये 1938 में प्रकाशित हुआ था रूपाभ पत्रिका में। अगला तो इसके विकल्प रिपोर्टाज लिखने पहले विद्वान कौन? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन हैं? कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, यही हैं। कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया माणिक मुंशी, सोहन लाल द्विवेदी। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, विकल्प ए ही सही है। अमिट रेखाएं के संस्करण,
अमिट रेखाओं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। 40 का क्या कह रहा है, कौन से अमिट रेखाएं किसने लिखी? विष्णु प्रभाकर नहीं लिखी, सत्यदेव मलिक नहीं लिखी, सत्यवती मलिक ने लिखी। देवेंद्र सत्यार्थी ने, सत्यवती मलिक ने लिखी थी अमिट रेखाएं। विष्णु प्रभाकर ने लिखी थी कुछ शब्द कुछ रेखाएं। देवेंद्र सत्यार्थी रेखाएं बोल उठी। और शिव पूजन सा वे दिन वे लोग, सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। इन्होंने क्या लिखा था? कुछ शब्द कुछ रेखाएं। विष्णु प्रभाकर कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, इन्होंने लिखा था रेखा बोल उठी। ठीक है। देवेंद्र सत्यार्थी। शिव पूजन साय ने वे दिन वे लोग। और अमिट रेखाएं किसने लिखी थी? अमिट रेखाएं लिखी सत्यवती मलिक ने। अगला दोस्तों, अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया है? विष्णु प्रभाकर, गिरिराज किशोर, रामविलास शर्मा और जैनेन्द्र कुमार। तो 41 का डी सही हो जाएगा, जैनेन्द्र कुमार ने सही किया। निम्नलिखित इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? बचपन, ठेले पर हिमालय, निंदा रस और आखिरी चट्टान। 42 में क्या है? बचपन। 42 में बचपन, ए सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी की कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। ठीक है। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? क्या कह रहा है? हिंदी में छायावाद बंगला साहित्य के अनुकरण पर आया है। इस संदर्भ कौन सा सही है? देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है? बंगला की अन्य विधाओं की तरह छायावादी कविता का अनुकरण छायावाद नहीं, ये गलत है। छायावाद हमारी खुद की उत्पत्ति थी। बंगला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण के बगैर हिंदी कभी नहीं रह सके, ये भी गलत है। साहित्यकार की दृष्टि से हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट दृष्टि उत्तम कोटि की रचना ही ग्रहण करते थे, नहीं। बंगला साहित्य में छायावाद युग का कोई नाम हुआ है ही नहीं। यह आचार ही आधारहीन कल्पना पर ही, यही सही है। बंगला में छायावाद हुआ ही नहीं था। ये सिर्फ आधारहीन हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रस्तावित करते हैं। अगला दोस्तों, 44 नंबर क्या कह रहा है? रोमांटिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। शब्द का प्रयोग किसने किया? यही पूछ लिया गया। रोमांटिज्म रामचंद्र शुक्ल। क्या कहा था? स्वच्छंदतावाद। तो भारतीय निरीक्षण नहीं है, सुमित्रा ये नहीं है, पंत जी नहीं है, रामचंद्र शुक्ल। कवि कर्म और काव्य भाषा 45 परमानंद श्रीवास्तव के किस आलोचक के समीक्षात्मक कृति है? मलयज की नहीं है। कवि कर्म और काव्य भाषा परमानंद श्रीवास्तव, यानी विकल्प सी सही है। कौन सा विकल्प? परमानंद श्रीवास्तव सही है। रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा पद्धति से निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समीक्षा में रचनाकारों की विशेषताओं और उनकी अंतः प्रवृत्तियों की तरफ सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने ही ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने आलोचना का ढांचा भारतीय रहने दिया, लेकिन बाह्य रूप और रचना विधान पश्चिम से लिया। ठीक है। समीक्षा के सैद्धांतिक मानदंड स्थापना का ऐतिहासिक काम रामचंद्र शुक्ल ने किया, लेकिन उस सिद्धांतों को व्यवहारिकता के धरातल पर क्रियान्वित करने का गुरुतर दायित्व उन्होंने भावी समीक्षकों को सौंप दिया। हिंदी समीक्षा को उन्होंने युगानुरूप नवीनता प्रदान की। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, रचना यदि जीवन के अर्थ विस्तारित करती है तो आलोचक रचना के अर्थ का, इस कथन के किस आलोचक है? ये रामचंद्र शुक्ल का नहीं है, इनका भी नहीं है। मैथ्यू रामस्वरूप चतुर्वेदी। रचना यदि जीवन के अर्थ के विस्तारित करती है तो आलोचक रचना के अर्थ का, रामस्वरूप चतुर्वेदी का प्रसिद्ध। कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है। ठीक है। दिनकर जी का है कथन ये।
उसके हृदय का रस है, जो वस्तु के बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। तो किसका कथन है? रामधारी सिंह दिनकर। कविता कवि के आत्मा का आलोक है, ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह किसका है? ये कथन दोस्तों किसका है? यह कथन है बर्बरता की पहले अच्छा ये उसका महादेवी वर्मा जी का कथन है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का कथन है। युद्ध और नारी में लिखा गया है। अगला, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, कमलनी, संयोगिता, चंद्रिका। तो दोस्तों पृथ्वीराज संयोगिता के प्रति अनुरक्त था। दोस्तों इस तरीके से आपके चैनल में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।